हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू ई-सरल। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही सीधा सा हिसाब रखने वाले हैं। जो भी बच्चे हैं स्टैंडर्ड मैथ्स वाले और बेसिक मैथ्स वाले, आज हम सब मिलके रिवाइज करेंगे आपके मैथ्स का सिलेबस। ठीक है, अब मैथ्स के टर्म 1 का पूरा सिलेबस आज हम यहाँ देखने वाले हैं और फटाफट से पूरे चैप्टर्स को रिवाइज करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता है, स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स सिलेबस हमारा बिल्कुल सेम है। जो डिवीजन है मार्क्स का वो इस तरह के नंबर सिस्टम का 6 मार्क्स का है। बच्चों, नंबर सिस्टम बहुत स्कोरिंग है। अगर आपने जो सैंपल पेपर्स आए वो देखा हो तो उसमें नंबर सिस्टम के काफी क्वेश्चंस भी है। एल्जेब्रा ऑन टोटल 10 मार्क्स का है, इसमें 2-3 चैप्टर्स है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स का है, ज्योमेट्री 6 मार्क्स का है, ट्रिग्नोमेट्री 5 मार्क्स का है, मेंसुरेशन 4 मार्क्स का है और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी मिलाकर 3 मार्क्स का है। मतलब ये 2 चैप्टर जो सबसे आसान लगते हैं वो एक्चुअली है भी 3 मार्क्स के ही। तो आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो देना है नंबर सिस्टम और एल्जेब्रा में, क्योंकि इसमें काफी टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से, जो कौन सा है, जो है रियल नंबर। अब अगर हम रियल नंबर की बात करें तो बच्चों आपको पता है जो नंबर है, हमारा नंबर सिस्टम है, सबसे पहले कौन से नंबर्स आते हैं? सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स यानी 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन जो चलता जाएगा वो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। उसमें हम 0 और ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है हमारा होल नंबर। होल नंबर्स में प्लस माइनस सब ऐड कर दिया तो वो हो जाते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स में p/q की फॉर्म वाला जब फॉर्म आ जाता है वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, वो आ जाते हैं क्या? वो आ जाते हैं हमारे रेशनल नंबर्स में। रेशनल नंबर्स के साथ हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जिनको हम कहते हैं क्या? इर्रेशनल नंबर। जैसे जो रूट वाले नंबर्स होते हैं, √2, √3, √4, वो सारे आते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर में। और इन सब का जो बड़ा बैग होता है, इन सारे नंबर्स को जो कंसिस्ट करता है वो होता है क्या? वो होते हैं हमारे रियल नंबर्स। ये आप काफी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हो, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए किस तरह इनका सब डिविजन होता है। ठीक है, तो देखो अब इस चैप्टर में आगे जो आता है वो आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये जो थ्योरम है ये बहुत आसान है। ये थ्योरम आप काफी टाइम से प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन किसी और फॉर्म में पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये जो थ्योरम है वो क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, या उसको फैक्टराइज कर सकते हैं कैसे? एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स, एंड this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। मतलब क्या? मतलब ये कि जो भी हमारा कंपोजिट नंबर हो उसको हम एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि 156 को अगर हम देखें तो 156 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसको कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3 × 13, या 2/2 2 बार आ रहा है तो 2 का स्क्वायर × 3 × 13। 140 को कैसे लग सकते हैं? 2 × 2 × 5 × 7, 2 यहाँ भी 2 बार आता है तो 2 की पावर 2 × 5 × 7। मतलब क्या? सीधी आसान भाषा में कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? उसको एज अ प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। और प्राइम्स हमें पता है, प्राइम नंबर क्या होते हैं बताइए? अरे सिंपल सी बात है, प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। और यही नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको एज अ प्रोडक्ट कैसे एक कंपोजिट नंबर को हम उनकी फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो आगे आता है वो ये आता है, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b। हमारे पास कोई भी 2 नंबर हो, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हो a एंड b, तो a एंड b का अगर हम HCF निकालें और LCM निकालें और उस HCF और LCM का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो उतना ही आता है जितना प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आता है जो है a × b। जैसे कि अगर हम 2 नंबर लें 36 और 24, तो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, देखो 36 कैसे लिख सकते हैं? इसको 2 × 2 × 3 × 3 यानी 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2। ठीक है, 24 को 2 × 2 × 2 × 3
ठीक है, यानी 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। इनका जब HCF निकालेंगे, HCF निकालना हमें आता है। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इन दोनों को जब प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखा, देखो ये एक्चुअली हमने क्या लिखा है, इसको FTA की फॉर्म में लिखा है। तो इनको जब प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखा तो इन के जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है उनमें जो सबसे कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो उनका जो मल्टीपल होता है वो होता है HCF। और इसमें जो लोएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब LCM कैसे निकाला? LCM ऐसे निकाला कि जो कॉमन है वो तो हमने सारे लिए ही, और साथ में जो बचे हुए अनकॉमन है वो भी हमने लिए। उसको कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन तो लेना ही है और साथ में अनकॉमन वाला भी लेना है। तो जब HCF और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उतना ही आएगा जितना इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से आएगा। जब आप करके देखेंगे तो 36 इंटू 24, देखिए ये भी उतना ही आ रहा है जितना इसका जो HCF है 12 इंटू 72 उतना आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इस चैप्टर में ये एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है जो होता है नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशन। देखो जो भी नंबर्स है उनका हम यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन हमने देखा हुआ है। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो दो तरीके से होता है। देखो, या तो वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो या टर्मिनेटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होता है? नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो क्या होते हैं, जो खत्म ही नहीं होते, वो नंबर आगे चलता जाता है और उसको हम ऐसा बार की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 2.777 तो इसको 2.7 और उसके ऊपर ये बार लगा दिया, या फिर 2.456789 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें एक और नंबर होते हैं, वो होते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो किसी पॉइंट पर जाकर टर्मिनेट हो जाते हैं, जैसे 2.132753। अब 3 के बाद ये खत्म हो गया। तो नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग का हमें डिफरेंस समझ में आ गया। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग है इसमें भी दो तरह के हमारे पास नंबर्स होते हैं, एक होते हैं रिपीटिंग और एक होते हैं नॉन रिपीटिंग। जो रिपीटिंग होते हैं वो होते हैं हमारे रेशनल जो नंबर होते हैं, वो जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो होते हैं हमारे रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। जो नॉन रिपीटिंग होते हैं वो कौन से होते हैं? हमारे इरेशनल नंबर, जैसे 1.414, 3.14, 6.54, 6.95 एंड सो ऑन। मतलब कि हमारे पास नॉन रिपीटिंग यानी इरेशनल डेसिमल एक्सपेंशन भी होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब जो हम यहाँ पर थ्योरम देखने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये तीनों थ्योरम, क्योंकि इस पे काफी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो जो हमारी थ्योरम नंबर 1 है वो ये कहती है, if x be a rational number whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form of P/Q and the prime factorization of Q is of the form 2 की पावर m into 5 की पावर n, where m and n are non-negative integers। कहने का क्या मतलब है? अगर हमारे पास x कोई भी रेशनल नंबर है जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है मतलब कि हम उसको एज अ प्रॉपर डेसिमल नंबर की फॉर्म में लिख सक रहे हैं, यानी P/Q की फॉर्म में हम उसको लिख सक रहे हैं। इसका ये मतलब है कि जो x है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसकी फॉर्म में? P/Q की फॉर्म में, और जो Q होगा उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो हम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कि जो हमारा x रेशनल नंबर है जिसको हमने P/Q की फॉर्म में लिखा, तो जो हमारा Q, जो हमारा डिनोमिनेटर होगा, उसको हम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में लिख सकते हैं, जहां पर m और n जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, जो थ्योरम नंबर 2 है वो क्या कहती है? वो ये कहती है, if x is equal to P/Q be a rational number such that the prime factorization of Q is of the form 2 की पावर m into 5 की पावर n, where m and n are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates। ये क्या है? एक्चुअली जो हमारा थ्योरम नंबर 1 है उसका इनवर्स है। थ्योरम नंबर 1 ये कहती थी कि अगर x जो है वो रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में हम लिख रहे हैं और वो टर्मिनेट हो रहा है, तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा Q, उसको हम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में लिख सकते हैं।
अब हम यहाँ कह रहे हैं कि हमारा जो रेशनल नंबर है x, उसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख रहे हैं, और जहां पर जो q का प्राइम फैक्टराइजेशन है वो किस फॉर्म का है, वो है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का। तो हम ये कह सकते हैं कि जो x होगा उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या करेगा, वो टर्मिनेट होगा। ठीक है, इसकी जो थ्योरम नंबर 3 है वो ये कहती है लेट x बी equal to p upon q be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2 की power m into 5 की power n, where m and n are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating। यानी कि हमारा जो रेशनल नंबर है x p अपॉन q, अगर वो उसका जो q है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का फॉर्म का नहीं हुआ, इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा, क्योंकि अगर उस फॉर्म का होता तो वो क्या होता, वो टर्मिनेटिंग होता। ये हमने ऑलरेडी आगे की थ्योरम में देखा है। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में देखो, पॉलिनोमियल्स में हमें पता है कि कोई भी नंबर हो, ये हमने लिखा है 2x की पावर 2, तो यहाँ पे 2 क्या है, 2 उसका पावर है, x कहलाता है वेरिएबल, जो ये 2 है ये क्या है, ये x का कोफिशिएंट है। ठीक है, जैसे अगर हमने एक जनरल टर्म लिखी a x की पावर n, वेयर n क्या होगी, n उसकी पावर होगी, ax एक सिंगल टर्म है, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं, a b c d बहुत सारे नंबर्स है। ठीक है, वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं x y z। ठीक है, हम इसमें देखते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हम कैसे निकालते हैं कि अगर p ऑफ x है ax प्लस b, तो वेयर a क्या है, रियल नंबर है, तो अगर हम x को अल्फा से रिप्लेस कर दे इन px, तो वो क्या होगी, वो होगी वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू अल्फा एंड इज डिनोटेड बाय p ऑफ अल्फा। कहने का मतलब अगर हमारे पास p ऑफ x है ax प्लस b, वेयर ये बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो अगर हम x को अल्फा से रिप्लेस कर दे तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू अल्फा। और कोई भी रियल नंबर अल्फा है वो क्या होगा, उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसके केस में होगा कि वो px का जीरो कब होगा, इफ p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो। यानी कि अगर हम इस एक्सप्रेशन में x की जगह अल्फा रख दे और वैल्यू जीरो आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इफ x इक्वल टू अल्फा इज सच दैट p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो, then x equal to alpha is said to be root of the polynomial of the equation p of x equal to 0। उसको रूट भी कहते हैं। ठीक है, कहने का सीधा सा मतलब है कि हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन हो, फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं कहती हूँ कि इसका जो रूट है वो क्या है, वो 1 अगर इसका रूट होगा, यानी कि अगर हम x की जगह 1 रखेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन है वो 0 हो जाएगा और 1 उसका 0 कहलाएगा या रूट कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ग्राफ ऑफ px विल कट द x एक्सिस एट x इक्वल टू अल्फा। सीधी सी बात है, अगर वो उसका रूट है तो वो उस ग्राफ को उस एक्सिस पे कट भी करेगा। अल्फा इज टेकन एज रूट ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल को हम अल्फा ले लेते हैं, अल्फा बीटा को क्वाड्रेटिक रूट लेते हैं, और अगर क्यूबिक हो तो उसको हम रूट कैसे ले लेते हैं, अल्फा बीटा गामा। ये जनरल हम इसको डिनोट करने का तरीका है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स और देख लेते हैं। एनी लीनियर पॉलिनोमियल हैव मैक्सिमम 1 रूट एंड इज टेकन एज अल्फा। जो हमने अभी बात कही वही हम यहाँ पर कह रहे हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब उसका 1 रूट होगा, क्वाड्रेटिक हो गए तो 2 रूट होंगे, और क्यूबिक होगा तो 3 रूट होगा। भाई सीधी सी बात है, हम जो लीनियर एक्सपेंशन है वो क्या होता है, ax प्लस b, उसका जनरल फॉर्म है। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक होगा तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्यूबिक होगा ax क्यूब प्लस bx प्लस cx प्लस d। तो उसी अकॉर्डिंग हमारे उसके रूट्स होते हैं और उसको हम जनरली अल्फा बीटा गामा उस अकॉर्डिंग डिनोट करते हैं। ठीक है, जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसका केवल एक ही जीरो होता है, सीधी सी बात है, ax प्लस b। ठीक है,
जीरो इज द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस। जीरो वो पॉइंट है जहां पे वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा। जीरो कहने का मतलब जीरो नहीं है, ये कहला रहा है वहां पर उसका रूट। ठीक है, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, ये हमें पता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 zeros। क्वाड्रेटिक में 2 जीरो एटमोस्ट हो सकते हैं और क्यूबिक में एटमोस्ट 3 zeros हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटमोस्ट 2 भाई 1 भी हो सकते हैं अगर क्या हो, अगर वो कॉमन हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड इज नॉट इक्वल टू 0, तो उस केस में हमारे पास 2 केस बनते हैं। जो पहला केस होता है वो ये होता है कि ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसमें जो हमारा ये a है ये ग्रेटर देन 0 है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका जो ग्राफ होगा, उसका जो माउथ होगा वो अपवर्ड होगा, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं ये माउथ अपवर्ड। अब इसमें भी 3 केस बन सकते हैं। एक ये केस, इस केस में क्या है, जो रूट है वो अल्फा बीटा जीरोस किस पर लाई कर रहे हैं, ये एक्सिस पर ही लाई कर रहे हैं, तो हम कहेंगे इसके 2 रियल रूट है। अगर ये जस्ट एक्सिस पर लाई करे, भाई इस केस में तो क्या था, ये इसको कट कर रहे थे 2 पॉइंट्स पे अल्फा और बीटा, तो हम कहते थे कि 2 रियल रूट है। अब यहाँ पे ये एक कॉमन पॉइंट को कट कर रहे हैं। कट क्या कर रहे हैं, जस्ट टच कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि दोनों रूट बराबर है और ये दोनों रूट इक्वल है। अगर ये टच नहीं कर रहा है तो हम ये कहेंगे ये इसके इमेजिनरी रूट्स हैं। ठीक है, अब इसमें जो दूसरा केस आता है वो ये आता है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो इसका ग्राफ होगा वो डाउनवर्ड होगा, एक्सिस पे कट करेगा, तो ये 2 रियल रूट होंगे। इस केस में जस्ट टच कर रहा है तो 2 इक्वल रूट होंगे, और इस केस में टच नहीं कर रहा तो ये क्या होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे। ठीक है, चलिए इसके भी कुछ की पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, हम ये कह सकते हैं कि जो ग्राफ है वो पैराबोला होगा, ये हमने अभी देख ही लिया। दूसरा, इफ a is greater than 0 then mouth is upward, a is less than 0 then mouth is downward। ठीक है, for 2 distinct real root the graph intersect x axis at 2 distinct point, for equal roots the graph touch x axis at 1 point, और for no real roots the graph neither touch और cut the x axis। ये भी हमने अभी याद देखा। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो फटाफट से देख लेते हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये आप लोग को पता है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है x प्लस वाई x माइनस वाई, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, और x प्लस वाई का होल क्यूब होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस x प्लस वाई, x माइनस वाई का होल क्यूब होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई, और x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz होता है x प्लस वाई प्लस z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको ये जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उनका अगर फॉर्मूला लिस्ट चाहिए तो आप ईसरल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको माइंड मैप मिल जाएंगे, और इवन आपको इन सब के माइंड मैप के जो लिंक्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो लीनियर पॉलिनोमियल है वो होता है हमारा px कितना x प्लस बी, तो जो x होगा वो कैसे निकाल सकते हैं, वो x निकाल सकते हैं माइनस बी बाय ए, वेयर तो जो x होता है वो कैसे आ सकता है, वो आएगा माइनस बी बाय ए, जो हम लिख सकते हैं माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, अगर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसके जो रूट्स होते हैं वो हम कैसे लिख सकते हैं, इसके जो सम ऑफ जीरोस होते हैं वो हम कैसे लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाय ए, जो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो होता है c बाय ए, जो होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसका सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाय, भाई हर केस में जो सम ऑफ जीरोस आता है वो माइनस बी बाय ए ही आता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो होता है सी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा
और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो से अल्फा बीटा गामा वो होता है -g/a। ठीक है, जनरली क्यूबिक पॉलिनोमियल अब नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको आना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले है तो इसमें याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स में हमें पता है भाई ax + by = c, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, डिग्री 1 का होता है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है किसमें, 2 वेरिएबल में। 2 वेरिएबल कौन से, x और y। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास 2 लाइन है जिनको हम रिप्रेजेंट करें a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, तो ये जो दोनों लाइन है ये इंटरसेक्टिंग होगी किस केस में, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। कोइंसिडेंट होगी किस केस में, अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा। और पैरेलल होगी किस केस में, इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। ये तीनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मार्क कर लो, याद कर लो, इस पे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जो इक्वेशंस होती है उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास अलजेब्रिक मेथड होते हैं। तो अलजेब्रिक मेथड में हमारे पास जो मेथड है वो क्या है, तो हमारे पास है a1x + b1y + c1 = 0 और जो दूसरी इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0। तो इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यूज करते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब हमारे कोर्स में नहीं है। तो हमें जो देखना है वो 2 मेथड देखने हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कैसे सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप 1 हम जो इक्वेशन है उसको लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारी इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक ही वेरिएबल में होती है, तो हम क्या करते हैं उस वेरिएबल की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में डाल देते हैं और उससे क्या होगा, उससे ये होता है कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ जाती है एक ही वेरिएबल में और फिर हम उसको सॉल्व कर देते हैं फाइनल स्टेप में। ठीक है, क्या किया, हमारे पास 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में हम उस एक वेरिएबल की वैल्यू हम दूसरे इक्वेशन में डाल देते हैं, तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में आ जाती है, उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो आंसर आता है उसको हम दूसरे इक्वेशन में पुट करके वैल्यू निकाल लेते हैं। नेक्स्ट जो मेथड होता है वो होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का जो स्टेप 1 होता है वो क्या होता है, हम दोनों इक्वेशन को लिखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं दोनों इक्वेशन में या तो x या y उनमें से किसी भी एक को किसी एक कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि कि या तो x एलिमिनेट हो जाए या y एलिमिनेट हो जाए। इसका अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप जो चैलेंजेस सीरीज है वहां पर देख सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड को बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय सुटेबल नंबर सो दैट द कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल आर न्यूमेरिकली इक्वल। जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि इफ द न्यूमेरिकली इक्वल कोफिशिएंट आर ऑपोजिट इन साइन, अगर वो जो दोनों न्यूमेरिकली इक्वल कर रहे हैं हमने कोफिशिएंट को, अगर वो ऑपोजिट है साइन के तो हम क्या करते हैं उनको ऐड करते हैं, और अगर उनकी साइन ऑपोजिट नहीं है तो हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होता है कि उसके बाद जो लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं, और जो फाइनल स्टेप होता है कि जो एक वैल्यू आ गई उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो नेक्स्ट है वो ये है कि हमारे पास जो दोनों इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, जहां पर x और y की वैल्यू हम इस तरह भी निकाल सकते हैं। ये एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आता है। ठीक है, ये वैल्यू, तो इसमें जो हमें केस देखना है वो ये देखना है कि अगर a1 b2 - a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे कि x और y की सम फाइनाइट वैल्यू है और जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो यूनिक सोल्यूशन हमें देगा। ठीक है, अगर a1 b2 - a2 b1 0 के बराबर है तो इसमें 2 केस आते हैं। इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इक्वल टू लैम्डा, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आएंगे, और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होगा वो इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, ये तीनों केसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें आपके जो सिंपल क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स।
ठीक है। तो इसमें जितने टाइप्स आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले जो टाइप 1 आता है वो इस फॉर्म का आता है, जहां पर आपका ये x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम हो, और जो x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट बाकी की दोनों इक्वेशन में भी सेम होता है। तो जब ऐसा जो टाइप का आएगा तो उसमें हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर लेंगे, उसके बाद उससे आपके पास एक सिंपल सी इक्वेशन है, उसके बाद ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे, उससे भी आपके पास एक सिंपल इक्वेशन आएगी। और वो इक्वेशन देखना इतनी सिंपल होगी कि उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान होता है, ठीक है। और उससे आप x और y की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास ये कॉमन टर्म वाली इक्वेशन आती है, जैसे 47x प्लस 31y और इधर 31x प्लस 47y, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, एक बार ऐड करना है और इक्वेशन निकालनी है, एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और एक इक्वेशन निकालनी है, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप आता है टाइप 2, वो किस फॉर्म का आता है, वो इस फॉर्म का आता है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6, इस फॉर्म का आएगा, यानी 1 समथिंग। तो इस केस में क्या करो, आप 1/x को u मान लो और 1/y को v मान लो। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपकी इक्वेशन हो जाएगी 1/2u, भाई 1/x को आपको u मानना है, ठीक है। तो 1/2u प्लस 1/3v इक्वल टू 2, और इधर हो जाएगा 1/3u प्लस 1/2v इक्वल टू 13/6। बस इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें टाइप है टाइप 3, वो आता है इस फॉर्म का 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2 और 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1। तो इस केस में क्या करना है, आपको 1/x-1 इस पूरे को एक वेरिएबल मान ला है। फॉर एग्जाम्पल 1/x-1 को आप मान लो a और 1/y-2 को आप मान लो b। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 5a प्लस 1/y-2 को b मान लिया, b इक्वल टू 2, और ये वाली इक्वेशन हो जाएगी 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। बस अब ये तो सिंपल है सॉल्व करना, अब चाहे एलिमिनेशन से करो चाहे सब्स्टिट्यूशन से करो। नेक्स्ट जो टाइप 4 है वो इस टाइप की आएगी। तो ये देखने में बहुत हार्ड लगती है कि भाई अपॉन xy, और इधर भी अपॉन xy आ गया। भाई आप इसको ध्यान से देखो, तो इसको देखो 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy इक्वल टू 5, इसको इस तरह लिख सकते हैं, इधर x से x गया, इधर y से y गया, ये इक्वेशन हो गई 7/y माइनस 2/x इक्वल टू 5। अब ये तो सिंपल टाइप 2 हो गई, भाई 1/y को x a मान लो, 1/x को b मान लो, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप आता है वो आता है इस फॉर्म का 10/x प्लस y प्लस 2/x माइनस y इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसमें अपन को क्या करना है, इसमें अपन को 1/x प्लस y को a मान लेना है और 1/x माइनस y को b मान लेना है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 10a प्लस 2b इक्वल टू 4, 15a माइनस 5b इक्वल टू -2। बस a और b की वैल्यू निकालो, a और b को इस इक्वेशन में पुट करो, उससे दो इक्वेशन आएगी उनको सॉल्व करो और x और y की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो इससे आपका काम बहुत ही आसान होने वाला है, ठीक है। तो ये चैप्टर भी यहाँ फिनिश होता है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है ट्राइंगल, ठीक है। तो फटाफट से ट्राइंगल की जो थ्योरम्स है वो देख लेते हैं। जो हमारी पहली थ्योरम है सिमिलर ट्राइंगल की वो ये है, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ पहली देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऑल्सो कॉल्ड इक्विएंगुलर, यानी उनके तीनों एंगल बराबर हो, या फिर जो रेशियो हो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का वो इक्वल हो या प्रोपोर्शन में हो, तो हम कहेंगे कि जो दो ट्राइंगल है वो दो ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है। अब इनकी जो थ्योरम्स है अब आगे देखते हैं। इसमें देखो ऑल जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, लेकिन जो सिमिलर फिगर है वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है वो तो सिमिलर होंगे ही होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि अगर कोई चीज सिमिलर हो तो वो कॉन्ग्रुएंट हो ही सही, ठीक है। तो जो हमारी सिमिलैरिटी है उसकी कंडीशंस जो होती है वो होती है AAA क्राइटेरिया, दूसरा होता है SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया और SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। क्या कहता है, अगर तीनों एंगल्स जो हैं वो बराबर हो तो हम कह सकते हैं जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर है। अगर दो साइड प्रोपोर्शन में हो और उनका जो इंक्लूडेड एंगल है वो बराबर हो तो भी हम कह सकते हैं कि जो दो ट्राइंगल है वो सिमिलर है। और अगर जो तीनों साइड्स हैं किसी भी ट्राइंगल की वो प्रोपोर्शन में हो तो भी हम कह सकते हैं
के जो ट्राइंगल हैं वो सिमिलर है। ठीक है, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है वो हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहली है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ये जो थ्योरम है वो ये कहती है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर हम किसी एक साइड के पैरेलल लाइन खींचते हैं इस तरह कि वो बाकी की दो लाइंस को किसी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो हम वो कहेंगे कि ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो ये जिस प्रोपोर्शन में उसको काट रही है वो क्या होगा, वो बराबर होगा। ठीक है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है इसकी देखो ये जो लाइन है इसको इस लाइन के पैरेलल हमने ड्रॉ किया, इंटरसेक्टिंग द अदर साइड। देखिए यहाँ पर ये दो पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो दो साइड्स है ये क्या होगी, ये जो साइड्स होंगी ये प्रोपोर्शन में होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थ्योरम है वो देखते हैं, जो है बीपीटी की कन्वर्स थ्योरम, जो ये कहती है इफ अ लाइन डिवाइड द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल प्रोपोर्शनली देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर ये जो लाइन है ये क्या कर रही है, ये इन दोनों साइड्स को प्रोपोर्शन में काट रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइन है ये थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो थ्योरम है ट्राइंगल की हम वो देखने वाले हैं। फर्स्ट थ्योरम है इफ इन टू ट्राइंगल्स their corresponding angles are equal then their corresponding sides are proportional and the triangle are similar। अगर किसी भी दो ट्राइंगल में जो corresponding angles है वो बराबर है, मतलब एंगल ए एंगल डी के बराबर, बी ई के बराबर और सी एफ के बराबर है, हम कहेंगे कि जो इसकी साइड्स है वो भी प्रोपोर्शन में होगी और ये जो दोनों ट्राइंगल है ये सिमिलर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम ये कहती है इफ द corresponding sides of two triangles are proportional, अगर जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है दो ट्राइंगल्स की वो प्रोपोर्शनल है तो देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और जो दो ट्राइंगल होंगे वो सिमिलर होंगे। फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास दो ट्राइंगल है, अगर इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है इन ट्राइंगल की वो प्रोपोर्शन में, यानी ए बी अपॉन डी ई इज प्रोपोर्शनल टू बी सी अपॉन ई एफ इज प्रोपोर्शनल टू ए सी अपॉन डी एफ, तो हम ये कह सकते हैं कि इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो बराबर होंगे और ये जो दोनों ट्राइंगल है वो क्या होंगे, वो सिमिलर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम ये कहती है इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडेड दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये एक्चुअली क्या है, ये एसएएस क्राइटेरिया है सिमिलैरिटी का, जो ये कह रहा है कि अगर दो ट्राइंगल में एक एंगल तो बराबर है और जो उनकी इंक्लूडेड साइड है वो प्रोपोर्शन में होगी तो जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है एरिया रिलेटेड टू सिमिलर ट्राइंगल्स, जो ये कहती है दैट एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब कि अगर हमारे पास जो दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, उनका जो एरियाज है वो क्या है, प्रोपोर्शन में है। किस केस में, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हम कह सकते हैं कि जो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका जो स्क्वायर है उसका जो रेशियो होगा वो भी बराबर होगा। यानी इफ area of two similar triangles are proportional to the square of their corresponding side, मतलब area of ABC upon area of DEF is equal to AB square upon DE square is equal to BC square upon EF square equal to AC square upon DF square। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या कहती है इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ये थ्योरम तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, क्या कहती है थ्योरम कि किसी भी राइट ट्राइंगल में जो स्क्वायर होगा हाइपोटेन्यूज का वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है कन्वर्स है पाइथागोरस थ्योरम की, वो कहती है इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स देन द ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड। ठीक है, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलाज। सबसे पहला है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस फार्मूला ये कहता है डी जो होता है वो किसके बराबर होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जहां पे x1 x2 y1 y2 क्या है, पॉइंट्स है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट x1 x2। ठीक है, नेक्स्ट होता है सेक्शन फार्मूला, यानी क्या कहता है ये किसी भी पॉइंट्स को किसी सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। हम मान लेते हैं वो सेक्शन है m/n, तो जो कोऑर्डिनेट होंगे वो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और y के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n होंगे। ठीक है, इसमें आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला भी कि अगर कोई पॉइंट r मिड पॉइंट है तो r कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय 1।
ठीक है, ये तो सिंपल फॉर्मूले हैं, ये आपको लगाने आते ही होंगे। ठीक है, हम यहाँ पे सिंपल रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल तो कैसे निकालेंगे? जो तीनों ट्राइंगल है उसकी जो पॉइंट अपॉन 3 यानी x1 + x2 + x3 अपॉन 3 और y1 + y2 + y3 अपॉन 3। और एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपको निकालना है तो हाफ x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। इसको याद करने का तरीका देखो, x पहले आएगा फिर y आएगा। ठीक है, तो x 1 है तो y 2 3, x 2 है तो 3 1, x 3 है 1 2। तो देखो 1 2 3 2 3 1 3 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री सिंपल से भाई, इधर राइट ट्राइंगल ABC जो साइन है A है, जो साइन ऑफ A वो कैसे निकालते हैं? साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, कॉस ऑफ A साइड एडजेसेंट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेनस और tan A साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल A। ठीक है, अगर ऐसे याद नहीं रहता तो सिंपल सी बात है, कैसे याद रखेंगे भाई? हमारे पास हमें पता है ये इसका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। आपने किस फॉर्म में याद किया हुआ है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट। ठीक है, जिसको उस तरह याद है आप वैसे याद रख लो। ठीक है, तो कोसेक A 1/sin है, सेक 1/cos होता है, tan 1/cot और tan को अपन sin/cos भी लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है sin² θ + cos² θ = 1, 1 + tan² θ = sec² θ, जहाँ पे थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, और 1 + cot² θ = cosec² θ, जहाँ पे थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्पेसिफिक एंगल के। ठीक है, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जिसको याद नहीं है मैं बता दूं, सिंपल सा बहुत आसान तरीका है। देखो जो साइन है उसका याद रख लो, बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा। साइन का कैसे याद रखेंगे भाई? ये 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री है, तो आप ऐसे लिखो एक बार 0 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद सबको 4 से डिवाइड कर दो। कर दिया, ये 4 से डिवाइड हो गया सब। ठीक है, उसके बाद क्या करो? इन सब का रूट ले लो। ठीक है, देखना आपके पास क्या आ जाएगा। जब आप करोगे रूट लोगे, ये 0/4 ये तो 0 हो गया, ये 1/4 रूट लोगे ये हो जाएगा 1/2, ये 1/2 है, इसका जब रूट लेंगे ये हो जाएगा 1/√2, इसका जब रूट लोगे तो हो जाएगा √3/2 और ये हो गया 1। देखो आपके पास ये साइन की टेबल आ गई, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। उसके बाद कॉस, तो इसको उल्टा लिख लो, tan sin/cos कर लो, cot 1/tan कर लो, sec 1/cos कर लो और cosec 1/sin कर लो। ठीक है ना आसान? चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की sin 90 - θ cos θ होता है, cos 90 - θ sin θ, tan 90 - θ cot θ होता है, cot 90 - θ tan θ, sec 90 - θ cosec θ और cosec 90 - θ होता है sec θ। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट, सबसे पहली चीज द वैल्यू होती है साइन और कॉस की, वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती, और सेक और कॉसेक की हमेशा 1 से ज्यादा या 1 के बराबर होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्यूट एंगल हमें पता है तो हम बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो उसके ये सारे फॉर्मूले हैं, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, सर्कल का, सेमी सर्कल का, शेडेड रीजन का, सेक्टर का और एरिया सेगमेंट ऑफ द सर्कल का। अगर ये आपको सारे याद है फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल बाय हार्ट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट जो मेजरमेंट होता है आर्क और सेगमेंट का, तो जो लेंथ ऑफ आर्क ए बी होता है वो होता है θ/360 × 2πr। जो एरिया होता है मेजर सेगमेंट का वो किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, जो डिस्टेंस मूव्ड बाय व्हील इन 1 रोटेशन वो किसके बराबर होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील के बराबर। और जो नंबर ऑफ रोटेशन होता है 1 मिनट में वो कितना होता है? डिस्टेंस मूव्ड इन 1 मिनट पर सर्कमफ्रेंस। ठीक है, अगर आपको ये सब चीजें याद है तो ये चैप्टर का आपका एकदम स्कोरिंग हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमने और जो चीज याद करी है वही सर्कमफ्रेंस सर्कल की, वो होती है 2πr। जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो होता है πr²। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर होगा वो होगा θ/360 × πr²। और एरिया ऑफ सेगमेंट होगा सर्कल का, वो क्या होगा? एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल।
ठीक है, चलिए अब प्रोबेबिलिटी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी इवेंट की, पीई कैसे डिफाइंड होता है, वो होता है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट, जो इवेंट बहुत श्योर है वो उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है। जो प्रोबेबिलिटी होती है इम्पॉसिबल इवेंट की वो होती है 0। जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की इज अ नंबर सच दैट पी ऑफ ई, वो किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। जो सैंपल स्पेस होती है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, मतलब जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं वो होता है सैंपल स्पेस। एन इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, जो कोई भी इवेंट होता है वो सैंपल स्पेस का, जो कोई भी इवेंट होता है वो सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। ठीक है, इक्वली लाइकली इवेंट क्या होते हैं, if one event cannot be expected in the preference of other event then the event is said to be equally likely। ठीक है, an event having only one outcome is called an elementary event, the sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is 1। जो इवेंट हो जिसका केवल एक ही आउटकम हो तो हम कहते हैं वो एक एलिमेंट्री इवेंट है, और उसका जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज होती है एलिमेंट्री इवेंट की वो हमेशा 1 ही हो। ठीक है, नेक्स्ट फॉर एनी इवेंट ई, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इज ऑलवेज 1, यानी उसके होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, यानी टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 1, वेयर ई स्टैंड्स फॉर नॉट एंड आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, तो यहाँ हमारा एंड होता है ये पूरा आपका चैप्टर। आई होप आपको पढ़ने में मजा आया होगा, रिवीजन करने में मजा आया होगा। मचाते रहो, पढ़ते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऑल द बेस्ट।